कल हम एक बार और समझते हैं उसको। देखो अपन कल एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था हमने कि देखो ये थी दिल्ली। जैसे आपको अगर वो समझ में नहीं आया हो ना कल वाले पेज पर, तो ये बात आपको बड़े प्यार से समझ में आ जाएगी। और प्यार से समझी हुई बात बहुत आसानी से। और एक देखो, एक ये यहां लिख दो रणथंभौर। भाई एक एक करके तोड़ेगा ना रणथंभौर। इधर लिख दो क्या, चित्तौड़। ऐसे तो तोड़ेगा। इधर लिख दो क्या, सिवाना। फिर सिवाना का नंबर है सिवाना। और इसके बाद लिख दो क्या, जालौर। और भैया इसके बाद लिख दो क्या, जैसलमेर। कल वाले उसमें मैटर में कंफ्यूज हो रहा हो कि यार ये तो बैलेंस ही नहीं बन रहा, कहाँ कौन कहाँ जा रहा है, कौन मर रहा है कौन भाग रहा है, तो थोड़ा इस बात पर विचार करना। और नीचे इनके फतेह जब करी है खिलजी ने उसका समय लिख दो, 1312, 1311, 1308। 7 कैसे कर दिया? और 1303 और 1301। राजस्थान में कुल साके कितने? 12.5। 12.5 में से 5 साके किसके नाम? किसने साके? 5 साके भैया किसके नाम है? अलाउद्दीन खिलजी के नाम। अब अपन इसको पढ़ेंगे आज, इस वाले को रतन सिंह पढ़ेंगे। तो अब ये वाला जो अभियान है अलाउद्दीन का चित्तौड़, इसको अपन आप पढ़ने वाले हैं डिटेल से। क्लियर? आप इसको बनाना चाहते हो, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। नहीं कल वाले में अगर समझ में नहीं आया तो इस प्रकार से बना लेना और अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब चलते हैं अपन रतन सिंह की ओर। देखो भैया ये चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़ का गढ़ अद्भुत है, बहुत लंबा चौड़ा है, ऊंचाई पर भी है। और ये है महाराज रावल रतन सिंह का ओरिजिनल फोटो। क्लियर? कई बार आप YouTube पे सर्च करो रतन सिंह तो आपको मिलेगा वो जो अभी मूवी बनी थी ना, रणवीर कपूर। अच्छा सिंह है क्या वो? शाहिद कपूर। और अलाउद्दीन खिलजी मिलता है कौन? रणवीर सिंह। तो ये रतन सिंह का ये फोटो है और ये महाराज रतन सिंह है भैया। और इसके बाद ये है रानी पद्मिनी। रानी पद्मिनी का ये चित्र है। और ये उस समय का चित्र है जब रानी पद्मिनी अपनी और अन्य सहयोगिनी महिलाओं के साथ अग्नि कुंड में प्रवेश करने जा रही है। ये कोई हंसने योग्य चित्र नहीं है और ना हंसाने योग्य चित्र है। आप देख रहे होंगे इधर ये 2 राजपूत खड़े हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। किसको? रानी पद्मिनी को। इनको माना जाता है गोरा और बादल। ये गोरा और बादल है भैया। कौन है ये? गोरा और बादल। ये गोरा और इधर ये बादल माना जाता है इस चित्र में इनको। और देखो यहां इनके पीछे अन्य रानियां यहां तक आ रही हैं। क्यों? क्योंकि इस जौहर में जो कुल महिलाएं हैं वो कितनी हैं? 1600 प्लस। एक पद्मिनी भी तो है ना। देखो यहां तक लाइन लगी हुई है ऐसे। ये अग्नि कुंड सजा रखा है, बारी बारी करके अग्नि स्नान करती चली जा रही हैं, प्रवेश करती चली जा रही हैं। सबसे पहले हाथों में मेहंदी सजा के और बीच में लेके नारियल। देखो पद्मिनी नेतृत्व कर रही है। अद्भुत ये दृश्य है। जब अगर ढंग से आप पद्मिनी का इतिहास पढ़ोगे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वास्तविकता में पद्मिनी की वीरता के लिए पढ़नी चाहिए, ना कि सौंदर्य के लिए। सौंदर्य वंदर के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन वास्तविकता में इसने वो काम करेगी। आज ये अपनी क्लास में देखेंगे, हम समझेंगे कि जो इससे पहले इसके घर में शायद किसी के ख्वाबों और ख्यालों में भी नहीं आया था। इससे पहले नहीं हुआ यहां चित्तौड़गढ़ में ये जो। और साथियों राजस्थान का तो सबसे बड़ा जौहर है ये।
मैंने क्या बोला है? राजस्थान का सबसे बड़ा जौहर बोल रहा हूं मैं, जौहर राजस्थान में। और हमें कहीं ऐसा प्रमाण नहीं मिलता कि जहां एक साथ अग्नि कुंड में 1600 महिलाओं ने प्रवेश किया हो, और प्रमाण नहीं मिलता हमें। इससे जो बड़ा जौहर माना जाता है ना, वो माना जाता है राजमाता कर्मावती का। राजमाता कर्मावती, साथियों कर्मावती राणा सांगा की रानी थी, और इस समय इसका बेटा राज कर रहा था विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य पर आक्रमण हुआ था गुजरात की ओर से 1535 में बहादुर शाह ने। बहादुर शाह के आक्रमण के समय साथियों यहां भीषण संग्राम होता है। उसके बाद महिलाओं का नेतृत्व करेगी, अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया राजमाता कर्मावती ने, और साथियों अपने साथ 1300 अन्य महिलाओं को लेकर अग्निकुंड में प्रवेश करेगी। और वो अग्निकुंड सजाया गया था 8 मार्च 1535 को। 8 मार्च 1535 डेट है। और साथियों चित्तौड़गढ़ में एक मंदिर बन रहा है समिद्वेश्वर। समिद्वेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में भव्य अग्निकुंड सजाया गया राजमाता कर्मावती के द्वारा। और अपने साथ कितनी महिलाओं के साथ प्रवेश किया गया? 1300। ये दूसरा बड़ा जौहर है राजस्थान का, जिसमें हमें स्पष्ट आंकड़े मिलते हैं लिखित रूप में। इस जौहर का हमें लिखित प्रमाण भी मिला है 1535 के पूर्व ताम्रपत्र में। ऐसी मान्यताएं थी कि जब राजमाता कर्मावती ये डिसाइड कर चुकी है कि हम अग्निकुंड के माध्यम से स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर जाएंगे, क्लियर, हम चले जाएंगे इस लोक से, पर लेकिन इसके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। ये बहादुर शाह चाहता है कि मैं वैभव देखूं, सुख समृद्धि से छेड़छाड़ करूं, आन आबरू से छेड़छाड़ करूं, ऐसा नहीं चलेगा। तो ये कर्मावती क्या करती है, उस समय एक करण ब्राह्मण को बुलाती है। करण तिवाड़ी था, वो तिवाड़ी ब्राह्मणों का गोत्र होता है। उस करण तिवाड़ी को अग्नि कुंड में प्रवेश करने से पहले एक हल भूमि दान में देकर जाती है, और उस करण तिवारी के द्वारा उसका लिखवाया जाता है ताम्रपत्र। तांबे पर लिखवा दिया जाता है, उसको कहते हैं ताम्रपत्र। भाई कर्मावती तो मर गई, चली गई स्वर्ग, लेकिन बाद में अगर उससे कोई उस जमीन को छीनेगा तो कम से कम वो दिखा देगा, भैया देखो राजमाता ने इशू किया है ये जमीन का हिस्सा। एक हल भूमि दान में देती है कर्मावती, किसको? करण ब्राह्मण को। एक हल का मतलब है 50 बीघा। कितने बीघा? 50 बीघा जमीन दान में देकर जाती है, ब्राह्मण को दान दे रही है। पवित्र और पुण्य कार्य माना जाता है गरीबों को, ब्राह्मणों को दान देना। तो ये दूसरा बड़ा जौहर है। आज अपन देखेंगे पद्मिनी वाला जौहर, और अब समझते हैं कि क्या हुआ था ये स्थिति। आप बिल्कुल भी, मैंने पहले ही आपके दिमाग में ये छवि बना दी है कि पद्मिनी को पद्मिनी की वीरता के कारण पढ़ा जाना चाहिए, ना कि पद्मिनी के सौंदर्य के कारण। पद्मिनी की दो बात भी यहाँ की जानी चाहिए। समझ में आ रही है ना बात? देखो ऐसा कोई हल्का काम नहीं कर रही है वो, बहुत कठिन काम था, याद रखना। अपने आप को अग्नि को समर्पित कर देना, सबसे बुरी मौत है अग्नि में जल के मरना, हाँ या ना? आप नॉर्मल और सोच के देखो, दिमाग में बनाओ कि यार वास्तव में ही बहुत बुरी मौत है। आदमी जल के तड़प तड़प के जान निकलेगी, और उसको, उस दर्द को हंसते हंसते सहन करना। अब ऐसे थोड़ी कहेगी किसी से, अरे लग रही है, जल गई। जल गई तो जल गई, उसको तो पता है जलेगी तो है, आग में कूदेगी तो, हाँ या ना? देखो हम इसको लिखेंगे अभी, है ना? कोई ऑफलाइन वाला, ऑनलाइन वाला, कोई भी अभी लिखे ना। अभी मैं केवल आपको दो पहलू समझा रहा था सिक्के के, कि ये जौहर कोई वैसा ही नहीं था, कोई एरा गैरा जौहर करने की सोचता भी नहीं था। जौहर बहुत मजबूत दिल वालों का सोच है। युद्ध तो बहुत हुए राजपूताने की माटी में, छोटे बड़े,
लेकिन जौहर कुल 12 ही हुए हैं, 12.5 भी नहीं हुए जौहर तो। जौहर कुल कितने हुए हैं? 12। एक में तो जौहर नहीं हुआ, तभी तो आधा साका हुआ। बताओ राजपूताने के कौन सी ऐसी रियासत है जिसमें, राजपूताने की ऐसी कौन सी रियासत थी बड़ी छोटी ठिकाना जहां कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ? हर जगह लड़ाई झगड़ा हुआ है, बहुत युद्ध लड़े गए राजपूताने में, लेकिन हर जगह क्या नहीं हुआ? जौहर नहीं हुआ हर जगह। समझ रहे हो? तो ये सबसे बड़ा जौहर कहलाता है पूरे राजपूताने का। और दूसरे नंबर पे आता है राजमाता कर्मावती का। 8 मार्च 1535 कर्मावती ने समिद्वेश्वर देवालय के प्रांगण में भव्य अग्निकुंड सजाया और एक साथ स्वाहा। क्लियर? चलो जी अब आगे बढ़ते हैं, अपन अब रतन सिंह की भूमिका को समझ लेते हैं। रतन सिंह वास्तविकता में देखो ये है दृश्य, ये छापे गए हैं भाई, ये चित्र बनाए गए हैं, ये अद्भुत दृश्य हैं। देखिए दिख रहा है क्या आपको पीछे? क्लियर? हाँ, तो आप वास्तविकता में आज मेरे मुंह से रतन सिंह का इतिहास सुनोगे अच्छे से। देखिए ये युद्ध का दृश्य छापा है भाई, देखो एक बार इसको और देख लो। देखिए ये दिख रही है हरी हरी टोपी, है ना? ये लोग दुर्ग में प्रवेश करने की सोच रहे हैं। यहां जब ये दुर्ग में प्रवेश करने की सोचेंगे ना, तब तक तो महिलाओं ने ये सजा लिया अग्निकुंड, दिख रहा है आपको? और ये रहा विजय स्तंभ। क्लियर? ये अग्निकुंड देखो, ये महिलाओं ने कर लिया जौहर, ये अंदर घुस रहे और इनको रोक रहे हैं। देखो ये रहे चाचा भतीजे, ये राजपूत सैनिक हैं, ये ऐसे इनको धकेल रहे हैं पीछे की ओर और ये तोड़ रहे हैं इस दरवाजे को। ये रहा द्वार किसका? चित्तौड़गढ़ का। और ये सेना अंदर प्रवेश करेगी इस गढ़ में। जब तक ये अंदर प्रवेश करेगी जब तक तो इनको राख ही राख मिलेगी, सब कुछ ध्वस्त हो चुका होगा, सब कुछ जला दिया गया। ये चित्र बनाया भाई किसी चित्रकार ने, इसको चित्र के माध्यम से दर्शाया है कि किस प्रकार से वो भीषण संग्राम हुआ था और किस प्रकार से ये सेना आगे बढ़ रही थी। और देखो राजपूत सेना मुट्ठी भर है, कहीं कहीं आपको दिख रहे होंगे। देखो ये केसरिया बाना, आपका आज यहां भी ये डाउट खत्म हो जाएगा कि यार ये केसरिया ही क्यों बोलते थे इसको, क्योंकि ये केसरिया रंगरूप और केसरिया बाना पहनकर अग्नि कुंड में, सॉरी युद्ध मैदान में कूद पड़ते थे। और केसरिया बाने का पहनने का मतलब ये या तो आर है या पार है। जब शत्रु सेना दिख जाती थी कि भैया 4 गुना 5 गुना 10 गुना है, तब ये गेटअप धारण किया जाता था कि अब या तो मरेंगे या मारेंगे। तलवार जब रुकेगी, जब या तो मैं मर जाऊंगा या सामने वाली शत्रु सेना खत्म हो जाएगी या भाग जाएगी। जब तक तलवार नहीं रुकेगी, और ये जैसे ही इधर निकले केसरिया करने, तभी क्या हो गया? वहां जौहर हो गया। अब अपन चलते हैं आगे की ओर, एक बार वापस देख लेंगे इन चित्रों को। देखिए जी अब सुनना मेरी बात, ये रही दिल्ली। दिल्ली में आप खिलजी की तारीफों के पुल बांधो, लेकिन मैं नहीं कहूंगा खिलजी की तारीफों में एक भी शब्द। एक नंबर का कमीना आदमी था ये। क्लियर? इसने ऐसा कुछ कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं की हमारे राजस्थान के लिए और हमारी भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए। समझ रहे हो ना? तो इस आदमी ने आक्रमण किया कहां पर? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़ उस समय राजधानी है भैया रावल रतन सिंह की, रियासत है मेवाड़। शासनकाल जरूर याद रखना, 1302 से लेकर और केवल 1303। कई गाइड इसको 1301 भी लिख देती हैं, लेकिन आप बदलाव ही जीवन का मूल मंत्र है, बदल चुका है। 1302 से 1303 डालोगे, ये ऑथेंटिक है। चलिए जी अब साथियों, रतन सिंह की कई बार विद्यार्थी भी अपने दिमाग में ऐसी छवि बना लेता है कि यार रतन सिंह को तो करो साइड में और ज्यादा फोकस करो रानी पद्मिनी पर। जबकि वास्तविकता में 6 महीने तक अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मिनी ने नहीं रोका दुर्ग के नीचे। उसमें किसने रोका है? रावल रतन सिंह ने। लेकिन आज हुआ क्या है, विद्यार्थी को भी ऐसा लगता है कि पद्मिनी की सुंदरता के चर्चे अगर मास्टर के मुंह से सुन लें
तो सच में कलेजा ही ठंडा हो जाता है। ऐसा लगता है कि जब तक एक बैच में पढ़ा रहा था, पुलिस का बैच था, तो कई बार पद्मिनी की सुंदरता में नॉर्मल लोग बोल देते हैं कि भाई गले में से पानी दिखता था, तो मैं जानबूझकर उस बात को पचा गया, मैंने बोली नहीं वो बात। पीछे से 2-3 लड़के खड़े हो गए, बोल सर आपने एक महत्वपूर्ण पॉइंट तो बताया ही नहीं। अब मैंने सोचा यार कुछ दिमाग में से निकल गया होगा, कई बार ऐसा होता है। मैंने उससे पूछा भाई बता यार महत्वपूर्ण, अगर नहीं बताया तो अगर उपयोगी है तो अपन सब लिखेंगे उसको। बोले सर आपने वो नहीं बताया, रानी पद्मिनी गले में जब पानी पीती थी तो पानी दिखता था। मैंने भाई ये तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आ भी सकता है इस बार। बोले तुझे किसने बताया? बोल पुराने गुरुजी थे, उन्होंने बताया गले में पानी दिखता था। मैंने भैया ये तो साइंस को चुनौती है, पानी कैसे दिख जाएगा? ऐसी कहावतें हैं, ऐसी किंवदंतियां हैं, ऐसा नहीं है। जबकि आज अपन देखेंगे, देखो वास्तविकता को। रानी पद्मिनी के लिए जाना जाता है किसको? रावल रतन सिंह को। रानी पद्मिनी का नाम जुड़ेगा और वो नाम हमेशा हमेशा के लिए राजपूताने के इतिहास में अमर हो गया, पद्मिनी की वीरता के कारण। याद रखना, किसके कारण? वीरता के कारण, ना कि सुंदरता के कारण। देखो रानी पद्मिनी, रानी पद्मिनी। अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे दिल दिमाग में ये भ्रम पैदा करने वाला कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो ये कहता है रानी पद्मिनी इतनी सुंदर थी और ये था और वो था। क्लियर? एक व्यक्ति है साथियों, मलिक मोहम्मद जायसी। ढंग से सुनना, मलिक मोहम्मद जायसी। मैं आपको दोनों पहलू बताऊंगा सिक्के के। मलिक मोहम्मद जायसी, मैं इसको व्यक्ति कह रहा हूं ना कि इतिहासकार। मैंने बोला कि अब गलती से इतिहासकार, व्यक्ति है ये, कोई इतिहासकार नहीं है। ऐसे तो बहुत घूमते थे गलियों में, जो कुछ भी अपनी मनगढ़ंत कहानी कहीं भी पड़े पड़े लिखते रहते थे। पर लेकिन साथियों इसने जो किस्से और कहानियां सुनी, इसने जो किस्से और कहानियां सुनी, उनको इसने एक पुस्तक में ढाल दिया और उस पुस्तक का नाम रख दिया पद्मावत। ये पुस्तक पूरी, जो आप जितनी भी मैं सुंदरता की बात कर रहा था कि जो एक वीरता को छुपाकर सुंदरता को फोकस कर दिया, वो इस पुस्तक में हुआ है रानी पद्मिनी के साथ। साथियों इस पुस्तक को इस व्यक्ति ने लिखा 1540 में। कब लिखा? 1540 में। और ये लिखा शेर शाह के समय। शेर शाह सूरी नहीं है लाडलो, सूर है। शेर शाह सूर। क्लियर? यह आदमी उस समय दिल्ली पर बैठा था, क्योंकि शेर शाह ने 1540 से और 1545 तक ही राज किया था। कहां? दिल्ली पर। अब साथियों ये आदमी, ये आदमी निवासी, ये आदमी रहने वाला था जौनपुर का। और भैया ये जौनपुर पड़ता है यूपी में। जौनपुर साथियों इसके आसपास अवध है, इलाका अवध का है, यानी अयोध्या है जौनपुर के आसपास। क्लियर? तो इस आदमी ने इसमें भाषा, जो भाषा का प्रयोग किया है वो भाषा है अवधी। अवध में रहता था और अवधी का इसने इसमें क्या किया? प्रयोग किया इस भाषा में। इस पुस्तक में अवधी भाषा को इसने डाल दिया, क्योंकि ये इलाका कहां का था? अवध का था, ये जहां ये रह रहा है। इसका बाप भी कभी जिंदगी में नहीं आया। कहां? चित्तौड़। क्या बोला मैंने? थोड़ा कठोर शब्द बोला आप लोगों को समझाने के लिए कि आप 100% इस पुस्तक को सत्य ना मान लें, क्योंकि ये पुस्तक लगभग 250 साल बाद लिखी जा रही है। रानी पद्मिनी और रतन सिंह
समाप्त हो गए भैया, नाम ही 1303 में जुलाई माह में। क्लियर। और ये आदमी लगभग 240 साल बाद लेखन कार्य कर रहा है। कई इतिहासकार ये मानते हैं कि इसने केवल नाम सुने कि कहीं कोई रानी पद्मिनी थी, वो बड़ी सुंदर थी। अब सोचो साथियों, जब चित्तौड़ से बात उड़ेगी 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 उड़ते उड़ते और कहां पहुंचेगी, जौनपुर, तो बात तो बढ़ेगी, हाँ या ना। और समय जब इतना लंबा हो तो बात निश्चित ही बढ़ जाए, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस बात पर भी कि ये तो बढ़ गई भाई, कोई दिक्कत नहीं है। साथियों 1303 की कहानी, और ये व्यक्ति लिख रहा है 1540 में, और इसने अपनी कोरी कल्पनाओं के माध्यम से इस कहानी को जैसा दिल किया ऐसा ढाल दिया, ऐसा मोड़ दिया। इस कहानी में पात्र के नाम सही है, लेकिन घटनाएं पूरी तरह से काल्पनिक हैं। इसने नाम जरूर लिखा है, कोई चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण किया था खिलजी ने, रानी हुआ करती थी पद्मिनी और महाराज हुआ करते थे रतन सिंह, उनके दो प्रमुख सेनापति थे गोरा और बादल। ये नाम सही है, लेकिन जो तालमेल बिठाया गया है उस कहानी के साथ उनका, उसमें आपको भी कभी कभी ऐसा लगेगा कि यार कुछ ज्यादा हो रहा है। अब हम देखते हैं इस पुस्तक में क्या क्या बात करता है। देखो, अब आप थोड़ी देर के लिए ये मान लेना कि मैं नहीं बोल रहा हूं, मलिक मोहम्मद जायसी बोल रहा है। इस पुस्तक की बात कर रहे हैं पूरी, जो इस पुस्तक में लिख रहा है इसके बारे में हम नीचे उतारते हुए चले जाएंगे। देखो, मलिक मोहम्मद जायसी कह रहा है पद्मावत पुस्तक में कि बात है भैया श्रीलंका की। किसकी? और पुराना नाम है सिंहल द्वीप। कोई सिंगल ना बोलेगा, सिंगल तो डबल हो जाता है। हाँ, सिंहल द्वीप है। कौन सा? सिंहल द्वीप। साथियों, इस सिंहल द्वीप पर राज कर रहे थे राजा गंधर्व सेन। राजा जी कौन थे भैया? गंधर्व सेन। अब राजा है तो कोई ना कोई रानी तो होगी। अरे बिना रानी के तो इतिहास में कहानी नहीं चलेगी, हाँ या ना। तो महाराज की रानी हुआ करती थी चंपावती। महाराज गंधर्व सेन की रानी कौन? चंपावती। अब भैया राजा को रानी से प्यार व्यार नहीं हुआ है ना। हाँ, मुझे पता था आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि राजा को रानी से प्यार हो गया। यहाँ प्यार व्यार नहीं होता, यहाँ तो बैक टू बैक संतानें पैदा होती हैं। समझ रहे हो, ये फिल्मी वर्ड है ये प्यार व्यार। तो अब देखो यहां भैया, एक तो लड़की है पद्मिनी और एक लड़का है बादल। अपन इस पुस्तक की बात कर रहे हैं। पुस्तक कहती है कि श्रीलंका के राजा गंधर्व सेन को उनकी रानी चंपावती से एक पुत्री एक पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र का नाम रख दिया बादल और बेटी का नाम पद्मिनी। देखो, पद्मिनी के बारे में तो आप लगभग सुन ही लेते हो कि बड़ी गोरी थी और ये था वो था, लेकिन ये आदमी ऐसा था जैसे लसित मलिंगा। अरे भैया, ऑस्ट्रेलिया थोड़ी लिखा है ऊपर। अरे नॉर्मल थोड़ा दिमाग में चित्र तो बनाओ। बात श्रीलंका की हो रही है। और देखो, नाम भी छोरे का बादल रखा है, तो बादल तो जितना काला होता है उतनी जोरदार बरसात करता है, हाँ या ना। अब मलिक मोहम्मद जायसी अपनी पुस्तक में यह कह रहा है कि बाल्यावस्था में हैं बादल और पद्मिनी, बड़े हो रहे हैं। तो आज हमारे घर में भी, आपके घर में भी, पिता के मुंह पर, पिता की जुबान पर बेटी का नाम ज्यादा चढ़ता है। मेरी बिटिया ये, मेरी बिटिया ये, बेटी ने खाना खाया, ये किया वो किया। अब जब भी पिताजी कहें तो नाम लेते किसका? सीधा पद्मिनी का। मेरी बिटिया पद्मिनी, मेरी बिटिया पद्मिनी, मेरी बिटिया पद्मिनी। इस बात से टेंशन में हो जाता कौन? बादल कहता है यार अपन तो, मुझे ऐसा लगता है गलती से पैदा हो गए। हमेशा यार पिताजी एक ही नाम लेते रहते हैं, घूम फिर के पद्मिनी, घूम फिर के पद्मिनी, पद्मिनी पद्मिनी पद्मिनी।
और यार ये अपन को तो श्रीलंका के गली के कुत्ते नहीं जानते आज तक, वो भी भौंकते हैं हमारे ऊपर। उनको आई कार्ड दिखाना पड़ता है, हम राजकुमार हैं राजकुमार, और वो कहते हैं यार ये तो राजकुमार, चुप हो जाओ। ये साथियों सुनो, ये जब इसका दिल करता ना तभी फुटबॉल बना देता किसकी, पद्मिनी। भाई बालक हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं, आप देखो, थोड़ा इतिहास सोच का विषय है, थोड़ा उसको फील करिए। छोटे बालक होते हैं बराबर के, तो हमारे घर में भी ऐसे झगड़े होते हैं, उनके बीच में 1 सेकंड में झगड़ा हो जाता है। अगर छोटी छोटी बात पे भी झगड़ा हो जाता है, किसी ने अगर बैग को टच कर दिया ना, इसने मेरे बैग को क्यों छू दिया, बस वहीं फौजदारी हो गई दोनों। हाँ बिल्कुल ढुसम ढुसम हो जाती है। अब साथियों जब इसका दिल करता ना तब ये इसकी लड़ते भिड़ते रहते हैं बाल्यावस्था में, ये कह रहा है इस पुस्तक में, जब इसकी फुटबॉल बना देता है। अब एक दिन ये लड़ रहे थे दोनों आपस में। अब भाई लड़का है, इसके हाथ में थोड़ा ज्यादा दम है, ये लड़की को थोड़ा ज्यादा परेशान कर देता, कूट पीट देता उसको बेचारी को। अब वो चुप हो जाती, भाई ये मारती भी नहीं उसको। एक दिन गंधर्व सेन आ रहा था और ये दोनों लड़ रहे हैं और बॉक्सिंग चला रहा है, मेरी कॉम बन रहा है बिल्कुल कौन, बादल। और अब ये बुढ़े ने देख लिया। अब मुझे आप सोच के बताओ कि दोनों में से किसकी फुटबॉल बनेगी। अब बादल का चमत्कार हो जाएगा। बुढ़े ने 5-7 रखे घुमा के किस में, बादल में, और इससे कहा नालायक, अरे मारेगा किस लड़की को, क्या बिगाड़ा है तेरे इसने, हाँ। अब ये दिल जला पहले ही बैठा था, छिड़ा हुआ सांप है। तो इसने कहा बुड्ढे इसी ने तो बिगाड़ा है सब कुछ, तेरी जुबान पे केवल एक ही नाम रहता है, मेरी बेटी पद्मिनी पद्मिनी पद्मिनी। तू कभी भी दरबार में, कभी भी किसी मंत्री से गलती से भी हमारा नाम नहीं लेता कि मेरा काला कलूटा सा एक बेटा भी है। बादल इसने कहा जा रहा है नहीं जा रहा है, जमान लड़ा रहा है यहां से, दूसरे कमरे में भगा दिया, बोले जाओ इसको पली तरफ। और इससे कहा बेटी पद्मिनी देख तू इस नालायक से अब बात नहीं करेगी। वो ठीक है पिताजी, हमारे घर में भी जब झगड़ लेते बच्चे हम ये कहते हैं अलग अलग सो रहे, तू इधर सो तू इधर सो, वरना फिर लड़ेंगे, आपस में बात नहीं करेगी। तो इसको साथियों एक तोता लाके दे दिया, उस तोते का नाम है हीरामन तोता। कौन सा हीरा, हीरामन तोता। अच्छा अच्छा देखो सुनो, हीरामन तोता, अरे सुनो भाई सुनो, हीरामन तोता लाके दे दिया। अब इस तोते की खासियत क्या बताई जाती है कि ये तोता मानव की आवाज में बोलता था। किसकी आवाज में बोलना, मानव की आवाज में बोलना। ये लो भैया, मानव की आवाज में बोलता था। अब ये मलिक मोहम्मद जायसी इस पुस्तक में कह रहा है कि जो हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून पद्मिनी को करनी होती वो कर लेती किससे, हीरामन तोता से। और ज्यादा कलेजा जलने लगा इन दोनों को देख के किसका, बादल कहता यार पहले तो 10-12 घंटे में एक दिन में 3-4 बार अपन लड़ बैठते थे इससे, 2-5 बार इसको पीट पाट देते थे, फिर 2-3 घंटे रूठने मनाने में निकल जाते थे, पूरा दिन कहाँ चला जाता था पता ही नहीं चलता था। और अब तो हमें ये श्रीलंका की दीवारें खाने को दौड़ती हैं, क्या किया जाए। कलेजा जल रहा है किसका, बादल का। बादल ने सोचा बेटा कोई ना कोई इस तोते का ही तोड़ निकालना पड़ेगा। पद्मिनी तो गुड नाइट करके सोई किससे, हीरामन तोते से, पर लेकिन ये तो जग रहा है और तोते का पिंजरा खोल दिया। आपको थोड़ा ऐसा लगेगा कि यार जायसी कुछ ज्यादा लंबा हो गया, और जायसी ये कह रहा है कि ये तोता यहां से उड़ा और इस तोते को किसी शिकारी ने पकड़ लिया और लाके सेल कर दिया कहां पर, जायसी ने जोड़ दिया भैया तोते को डायरेक्ट श्रीलंका से कहां, चित्तौड़गढ़। अब कहानी में आपको ऐसा लगेगा कि कहीं कहीं लपेटने की आवश्यकता पड़ सकती है कि लंबी जाएंगी बातें। श्रीलंका से कहां पहुंच गया तोता,
साथियों ये इस पुस्तक में लिखा गया है कि इस तोते के माध्यम से ही पद्मिनी की सुंदरता के बारे में जानकारी मिलेगी किसको? जब रतन सिंह को इस पद्मिनी की सुंदरता के बारे में इस तोते ने बताया तो रतन सिंह ने सोचा यार अपन कहां घूम रहे हैं, यह आदमी बता रहा है यार सुंदरता तो वहां है, तो चलो। और रतन सिंह महाराज रवाना हुए तोते के साथ, कहां पर? श्रीलंका में। ऐसी मान्यताएं हैं कि बहुत समय तक साधु का बाना पहनकर और पद्मिनी को देखते हुए घूमते रहे ऐसे। अब पद्मिनी कोई चाय की थड़ी थोड़ी मिल जाएगी? नहीं आई बात समझ में? भैया पद्मिनी तो राजकुमारी है श्रीलंका की, और ये तो महलों में रहेगी। साथियों पद्मिनी के जो देखने के लिए गया है जो रतन सिंह, उस रतन सिंह को श्रीलंका के लोगों ने देख लिया, नोटिस कर लिया कि यार ये आदमी और इधर उधर मुंह मारता हुआ घूमता रहता है, ये चक्कर क्या है। और महाराज गंधर्व सेन के पास सूचना पहुंचा दी कि महाराज एक आदमी है और अज्ञात अवस्था सी में घूमता रहता है इधर उधर चाय की थड़ियों में और कोचिंगों में। हाँ, क्या मैं देखूं किसको? पद्मिनी को। ऑनलाइन वाले सुन रहे होंगे है ना? हाँ, तो किसको देखूं मैं? पद्मिनी को। महाराज गंधर्व सेन ने कहा हमारे सामने पेश कर दिया जाए, सेना भेजी जाए, लेके आओ उसको। रतन सिंह साथियों अब आ गया, रतन सिंह को उठा के पेश कर दिया सैनिकों ने। किसके सामने? गंधर्व सेन। ये पुस्तक कह रही है कि अब रतन सिंह समक्ष खड़ा है किसके? गंधर्व सेन के। गंधर्व सेन ने पूछा कि महाराज सुनिए, ना तो आप कद काठी से और ना हुलिये से साधु नहीं लगते हो। अरे हो कौन? क्या उद्देश्य है, क्यों आए हो? तो साथियों मलिक मोहम्मद जायसी कह रहा है रतन सिंह ने स्पष्ट यही कहा कि अपन तो टू द पॉइंट में बात करते हैं गंधर्व सेन जी। बोल मैं राजा हूं कहां का? भाई राजा तो मेवाड़ का है, राजधानी है चित्तौड़। तो मैं राजा हूं मेवाड़ का और मारो नाम क्या है? रावल रतन सिंह। इसने नाम बता दिया अपना। बोल महाराज तो क्यों आए हो? बोल महाराज मैंने आपकी बिटिया पद्मिनी की सुंदरता के चर्चे सुने हैं। कहां तक? चित्तौड़ तक, मेवाड़ तक। और हमें बताया है किसने? हीरामन तोते ने। उस दरबार में राजकुमार तो बैठेगा ही, उस दरबार में ये बैठा था। इसका माथा वापस खराब हो गया। बोले यार अपन को आज भी श्रीलंका के गली के कुत्ते नहीं जानते, और इस लड़की की चर्चाएं कहां तक उड़ चुकी हैं। अब ये मन मन में कह रहा है मुझे ऐसा लग रहा है इस लड़की को सलटाना पड़ेगा। अपन जब जी सकते हैं नहीं, अपनी टीआरपी खत्म कर रखी है इसने पूरी तरह से, अपन को आज भी नहीं जानता कोई। साथियों अब गंधर्व सेन प्रसन्न हुआ। गंधर्व सेन कह रहा है वाह महाराज वाह, ऐसा करो विवाह की तैयारियां की जाए भाई। और रतन सिंह से विवाह कर दिया महाराज गंधर्व सेन ने। किसका? रानी पद्मिनी का। ये लो भैया विवाह हो गया। अब जैसे ही विवाह हुआ, अब ये कह रहा है कि मैं साथ में जाऊंगा पद्मिनी के, और मैं भी देख के आऊंगा चित्तौड़ का कैसा वैभव है, कहां हमारी बहन ब्याही जा रही है। भाई हम भी तो देख के आए। नेट तो चलता नहीं था पहले, जो सर्च कर लेता चित्तौड़ इमेज देख लेता कैसा है चित्तौड़। फोन दिलाया नहीं था पापा ने, तो इसने कहा हम जाएंगे। जैसे ही पता चला गंधर्व सेन को, गंधर्व सेन ने 2-4 सैनिकों से इशारा किया इसको कमरे में जाकर बंद करो जाओ। बोले ये बेइज्जती करवाएगा वहां, ये लड़ेगा भिड़ेगा, ये गड़बड़ हो जाएगी। और अगर दोनों भाई बहनों को लड़ते हुए देख लिया ना तो थू थू करेंगे लोग हमारे ऊपर, ये कहेंगे कैसे संस्कार दिए। बोले इसको नहीं जाना चाहिए, इसको वो अनाज वाले कोठरे में बंद करके आ गए। पर लेकिन ये भी शैतान सिंह है साथियों, दरवाजा से कहीं खोल खाल के और उतर के नीचे आ गया। अब जैसे ही पद्मिनी चलने लगेगी और आके सामने खड़ा हो गया रतन सिंह के, और हंसे ही हंसे ऐसे। बोल महाराज रतन सिंह इसको ऊपर से नीचे तक देख रहा है। बोल यार ये तो कोई डिफेक्टेड पीस है, थोड़ा
और तब बोले, हंस रहा है। उसने कहा महाराज कौन हो, क्या हो? बोल महाराज बहन। रतन सिंह कंफ्यूज टोटल, पद्मिनी की ओर देखा और फिर इसकी ओर देखा। लेकिन भाई भाई सुनो, भाई रानी का भाई है तो साड़ा लगता है, सम्मान तो देना पड़ेगा। वैसे भी साड़ा घरवाली से ज्यादा प्यारा होता है। अरे होता है नहीं होता है? अब रतन सिंह ने सोचा कि यार देख, ये तो ज्यादा गोरी है और ये ज्यादा काला है, बार बार नजर लगेगी रानी को। इसको बगल में खड़ा कर दिया हूं नजराने के रूप में, सेट काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। रतन सिंह ने तुरंत आदेश दिया कि भाई गाड़ी की डिग्गी में डाल दो, किसको? बादल को बिठा दो, इसको भी कोई दिक्कत नहीं, बहुत बड़ा है चित्तौड़, बहुत बड़ा है हमारा दिल, टेंशन नहीं है। अब साथियों खुश हो गया, बोले चलो यार लाइफ सेट हो गई, चित्तौड़ चलेंगे, मजा आएगा। ये पता चला किसको? अंदर हुसैन ने बोला भाई हो गया काम खराब। इसका एक भाई था, भाई, उसका नाम है गोरा, भाई है ये इसका। साथियों अपने भाई को बुलाया और इससे कहा भाई गोरा तू जा, कम से कम इसको समझा के रखना, रोक के रखना, ये तो बच्चा बुद्धि है, बालक है, कोई ऊट पटांग हरकत कर दी तो दाग लग जाएगा हमारे कुल खानदान में। इसने कहा महाराज ठीक है हम भी जाते हैं। अब जैसे ही गाड़ी चलने वाली थी, जैसे ही रतन सिंह रवाना होने वाले थे, ऐसे अब सामने आ खड़ा हो गया गाड़ी कौन, और हंस रहा है। रतन सिंह ने रोका भाई ड्राइवर को, बोल महाराज आप कौन? बोल महाराज मैं गोरा। अरे बोल भैया वो तो तू रंग रूप से दिख रहा है, तू है कौन? बोल महाराज बिटिया है हमारी पद्मिनी। रतन सिंह बोल अच्छा अच्छा महाराज नमस्कार नमस्कार, तो आपको क्या? बोल महाराज मैं भी चलूंगा। रतन सिंह सोच रहा है यार कोई नाजवाज खत्म हो रहा है घर में, क्या चक्कर है? धीरे धीरे करके सभी लाइन में आ रहे हो। रतन सिंह ने सोचा यार कोई बात नहीं, बोले ऐसा करो इसको भी गाड़ी की डिग्गी में डाल दो। अब रानी पद्मिनी के साथ दो लोग आ रहे हैं, एक तो बादल और एक गोरा। ये पद्मिनी का चाचा और ये पद्मिनी का भाई। क्लियर है? इतिहास में पूछे जाते हैं ये प्रश्न परीक्षाओं में, अपन साथ में लेकर वहीं से चलेंगे। क्लियर? अब साथियों ये कहानी बदलेगी। अब इस कहानी को भावनात्मक रूप में झकझोर दिया किसने? मलिक मोहम्मद जायसी ने। मलिक मोहम्मद जायसी कह रहा है कि राजपूताने में ऐसी रस्म थी कि रानी आती थी, जब विवाह होता था राजा का नया नया, तो राजा गठ जोड़े में, जोड़े के साथ गरीबों को, मंदिरों को, गायों को दान दिया करते थे, गौशालाओं को। अब दान देने की रस्म चल रही थी, दरबारियों को भी दान देंगे। अब भैया वहीं रानी पद्मिनी पर दृष्टि पड़ेगी किसकी? राघव चेतन की। किसकी दृष्टि पड़ेगी? राघव चेतन की। अब ये राघव चेतन के भाई सबके होते हैं 2-5 साथी, इसके भी यार दोस्त थे इसके आसपास, तो उनसे कह रहा है मैं पाके रहूंगा पद्मिनी को, हाँ खत्म कर दूंगा चित्तौड़ को, मिटा दूंगा रतन सिंह को, मैं पाके रहूंगा पद्मिनी को। वो लोग भाग गए इसको छोड़ के, और बोल भैया ये बावला हो गया मरवाएगा। बोले अभी तो रानी अभी अभी विवाह हुआ है, अभी तो दान देने की रस्म चल रही है, और तब तक इसने कह दिया मैं पाके रहूंगा। रतन सिंह इतने छोटे टुकड़े करेगा कि गिने नहीं जाएंगे। इसको ले गए पल्ली तरफ भगा भगा के, बोल तू अकेले में चल। बोले सटिया गया कि तेरी बुद्धि खराब हो गई क्या? क्या बकवास कर रहा है? बोलो ओए मैं पाके रहूंगा पद्मिनी को। 2-5 बार इसको समझाने का प्रयास किया। अरे बोल तेरी मत मारी गई क्या? बोले ऐसा तो नहीं वैक्सीन की गलत डोज लगवा ली हो तूने, हमें और इरिटेट कर रहा है तू, बच्चों वाली वैक्सीन तो नहीं लगवा ली तूने? इतना बड़ा होके बचपने की बात कर रहा है? बोल नहीं। उन लोगों ने पूछा कैसे पाएगा तू? बोल मैं तंत्र विद्या से पाऊंगा। किसको? पद्मिनी को। अब साथियों ये तंत्र विद्या के माध्यम से पाना चाहेगा किसको? रानी पद्मिनी को। और साथियों तंत्र विद्या करने लग गया।
सूचना मिली महाराज रतन सिंह को। रतन सिंह ने इसको देश निकाला दे दिया। रतन सिंह से इसने ये कहा, महाराज मैं रानी पद्मिनी को पाके रहूंगा, मिटा दूंगा चित्तौड़ को, समाप्त कर दूंगा आपको, मैं पाके रहूंगा पद्मिनी को, मान जाइए मेरी बात को। रतन सिंह ने कहा कि राघव चेतन, अगर तू जात का ब्राह्मण नहीं होता ना तो तेरा सर कलम में अपने हाथों से कर देता। मैं ठहरा राजपूत और मुझ पर एक ब्राह्मण की हत्या का पाप लग जाएगा जो मेरे लिए गो हत्या से भी बड़ा है। तू निकल जा यहां से। अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इसको बाहर निकाल के फेंक दिया जाए मेवाड़ की सीमाओं से। यह आदमी बड़ा पागल है और जाते जाते भी कह रहा है कि महाराज सोच लो, पाके रहूंगा किसको? पद्मिनी को, मिटा दूंगा चित्तौड़ को। साथियों, यही आदमी गया दिल्ली। आज तो दिल्ली केजरीवाल की है, लेकिन उस समय, आज तो दिल्ली झाड़ू वाले की है, उस समय दिल्ली दाढ़ी वाले की थी। फर्क इतना ही है बस, समझ रहे हो ना? दोनों एक ही हैं। हाँ, अरविंद केजरीवाल अरे मूर्खो, ये ऑनलाइन वीडियो है। हाँ, ये केजरीवाल बाबू तक पहुंच गई ना तो सफाई अभियान शुरू कर देंगे हमारा। हाँ, अरे भाई एक है ना, गलत मत समझना क्या है? एक अलाउद्दीन खिलजी, आमिर खान नहीं है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंचा कौन? ये मैं नहीं कह रहा हूं, कौन सी पुस्तक कह रही है? और ये पूरी सुंदरता का बखान करेगा किसके सामने? अलाउद्दीन खिलजी के सामने। साथियों, किस प्रकार से मलिक मोहम्मद जायसी ने बात शुरू की थी श्रीलंका से, और देखो श्रीलंका से इसके माध्यम से बात पहुंचा दी कहां? चित्तौड़। और फिर इसके माध्यम से बात पहुंचा दी कहां? दिल्ली। और अब आ रहा है भैया दिल्ली की ओर से अलाउद्दीन खिलजी, जो कि आक्रमण करेगा कहां? 1303 में। यह पुस्तक कहती है कि रानी पद्मिनी की सुंदरता से प्रभावित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के गढ़ को आके दिल्ली से घेर लिया। समझ में आई बात? नहीं आई? यह पुस्तक कहती है। लेकिन सिक्के के और भी पहलू है। आप अब तक केवल पुस्तक पढ़ते आए हो, बढ़िया बढ़िया बातें पढ़ते आए हो, बोले इतनी सुंदर थी, ये था वो था वगैरह था वगैरह था। वास्तविक इतिहास अब सुनना। ये तो केवल अपन बात कर रहे थे किस पुस्तक की। अब देखिए पुस्तक की खूबियां और खामियों को गिन लेते हैं हम। इतिहासकारों में बहुत डिबेट हुआ इस पुस्तक को लेकर, और निर्णय ये लिया गया कि इस पुस्तक को पूरी तरह से ऐतिहासिक नहीं माना जाए। पुस्तक पढ़िए, पढ़ने में बहुत अच्छी लग रही है, पात्र अच्छे हैं, और कभी कभी ऐसी कहानियां आती हैं पुस्तक में, ऐसे कहानी मुड़ जाती है, घूम जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि रानी पद्मिनी की सुंदरता से प्रभावित होकर महाराज रतन सिंह चित्तौड़गढ़ छोड़कर कहां की ओर प्रस्थान कर रहे हैं? श्रीलंका की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। ऐसा लगता है रतन सिंह श्रीलंका जा रहा है, पहुंच गया, रानी पद्मिनी को वापस लेकर आ रहा है। कहानी सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन पूरी तरह से कहानी ऐतिहासिक नहीं है, इतिहास पर 100% खरी नहीं उतरती है। क्यों? एक तो ये समय का डिसबैलेंस। 1303 में घटना घटित हो रही है और ये महाशय कब लिख रहे हैं? 1540, लगभग 237-38 साल के बाद, लगभग 240 साल के बाद कहानियों में कहीं कहीं अपने दिमाग को भी ठोक दिया है। किसने? मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने हिसाब से भी कहानी घुमा दी है। अब प्रश्न ये बनता है, महत्वपूर्ण ये है आपके लिए जानने के लिए कि इस प्रश्न को कौन कौन ये कहता है, इस पुस्तक को, कि पद्मावत पुस्तक। एक तो इस पुस्तक का समर्थन किस किस ने किया, और एक इस पुस्तक के साक्ष्यों पर, आंकड़ों पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। देखो, समर्थक करने वालों में कर्नल जेम्स टॉड,
ये तो गोरा अंग्रेज है, इसको तो कहानियां सुनने में मजा ही आता था, इसने लिखी कहानियां है, नहीं समझे साथियों। मुंडौत नैणसी, मुंडौत नैणसी। अगला और भी बड़ा नाम गोपीनाथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा। और भैया इस पुस्तक के सबसे ज्यादा दीवाने हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा। ये लोग कहते हैं कि यार पुस्तक, साथियों याद रखना 100% इन लोगों ने भी सही नहीं बताया पुस्तक को। ये कह रहे हैं कि यार हाँ कहीं कहीं तो ऐसा लगता है कि ज्यादा हवाएं दे रहा है जायसी, लेकिन कहीं कहीं पुस्तक सत्य भी है। लेकिन साथियों इस पुस्तक की ऐतिहासिकता पर क्या लिख रहा हूं मैं उसको देख लेना। इस पुस्तक की ऐतिहासिकता पर प्रश्न चिन्ह अगर किसी ने लगाया है तो वो साथियों डॉक्टर G.H. ओझा। हम G.H. ओझा को राजस्थान के इतिहास का हाथी कह सकते हैं, बड़ा नाम है। डॉक्टर ओझा ने कहा कि ये पुस्तक सुनने में, देखने में, पढ़ने में बहुत ज्यादा रोमांचित कर देती है, बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये पुस्तक 100% अपने साक्ष्यों पर, अपने आंकड़ों पर, अपनी घटनाओं पर खरी नहीं उतरती है। ये पुस्तक पूरी तरह से क्या नहीं है, ऐतिहासिक नहीं है। डॉक्टर ओझा ये नहीं कह रहे पद्मिनी नहीं हुई थी, वो ये कह रहे पद्मिनी तो हुई थी, पर लेकिन जिस तरह से इस पुस्तक के अकॉर्डिंग कहानी ढल रही है ऐसा काम नहीं हुआ था। क्लियर? तो डॉक्टर ओझा ने इस पुस्तक की ऐतिहासिकता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। साथियों डॉक्टर दशरथ शर्मा ने तो अपने अंतिम प्रयास के रूप में देखिए क्या किया। एक उदयपुर में राजस्थान इतिहास कॉन्फ्रेंस हो रही थी 1969 में, और इस उदयपुर की राजस्थान इतिहास कॉन्फ्रेंस में यह हो रही थी राजस्थान के इतिहास पर। और भाई ये घटना भी तो इतिहास की है ना, कि भाई साक्ष्य ढूंढे जाएं और उन पर डिबेट की जाए। उसमें भाषण दे रहे हैं भाई कौन? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने अपने भाषण के माध्यम से इस पुस्तक की ऐतिहासिकता को सिद्ध करने का प्रयास किया। प्रश्न पूछा जाता है कि 1969 में उदयपुर में आयोजित होने वाली राजस्थान इतिहास कॉन्फ्रेंस, कई जगह इसको कांग्रेस भी लिख दिया जाता है, याद रखना, मीटिंग थी है ना, राजस्थान इतिहास कॉन्फ्रेंस में अपने भाषण के माध्यम से किस इतिहासकार ने पद्मावत पुस्तक की ऐतिहासिकता को सिद्ध करने का क्या किया? प्रयास किया। प्रयास बोल रहा हूं मैं, नहीं यही बात समझ में? प्रयास किया। और डॉक्टर ओझा ने तो ठोक के ये कह दिया कि भैया पुस्तक ऐतिहासिक नहीं है, खूब पढ़ो आप पुस्तक को, पूजा करो पुस्तक की, गले में लटका के घूमो पुस्तक को, लेकिन पुस्तक को 100% ऐतिहासिक ना माना जाए। कैसा भी प्रश्न आ जाए अब बाहर निकल के नहीं जाएगा। देखो समर्थक भी हैं और एक प्रश्न चिन्ह लगाने वाला भी है। यही बात चल रही थी अपनी। क्लियर? अब अपन देख लेते हैं इस सिक्के के दूसरे पहलू को। ये तो हुआ विद्यार्थी को आता है इंटरेस्ट यहां तक तो कि गुरुजी बिल्कुल मजा आ गया, आज तो मजा ही आ गया, मौज आ गई। लेकिन अब सुनो असली में, वास्तविकता में क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी देखो। साथियों चित्तौड़ पर राज कर रहे हैं महाराज रावल रतन सिंह। रतन सिंह अब दिल्ली की ओर से आक्रमण करेगा कौन? एके अलाउद्दीन खिलजी। देखो आक्रमण किया भैया कब? 1303 में। आक्रमण किया कब? 1303 में।
सुनो, इस वाले को अपन कल करेंगे, इसको आप एक बार उतार लीजिए यहां तक, इसके बाद मिलेंगे भाई कल, और कल उस पहलू को और समझेंगे कि क्या हुआ था।